नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में बांग्लादेशी घुसपैठ का इतिहास पुराना है। किसी के लिए घुसपैठिए वोट बैंक बन जाते हैं तो किसी के लिए मुसीबत बनते हैं। इन दिनों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दिल्ली, महाराष्ट्र, त्रिपुरा से लेकर कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है और अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी पकड़े भी जा रहे हैं। आतंकी गतिविधियों में भी यही घुसपैठिए शामिल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी सख्ती के बाद भी घुसपैठ आसान क्यों है। पश्चिम बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी बीएसएफ पर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में आतंकी गतिविधियों के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है, जबकि हकीकत यही कि बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा में मुस्तैद रहती है। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ममता बनर्जी को एक बयान भी याद दिलाया जिसमें ममता ने करीब 1.5 साल पहले कहा था कि बांग्लादेशियों को देश से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। समय समय पर ममता बनर्जी एनआरसी और सीए का भी विरोध करती रही है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या वोट बैंक की खातिर कोई देश की सुरक्षा से कैसे खिलवाड़ कर सकता है। आखिर घुसपैठियों पर इतनी ममता क्यों? आज बात इसी खास मुद्दे पर। बंगाल में तो सब फेक है। आधार कार्ड फेक है, एपिक कार्ड फेक है, सब फर्जी है। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপিং যদি না থাকতো এটা হতো না। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही है। और चलिए बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ प्रताप राव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। चर्चा में शामिल हुए नितिन सारस्वत जी भी कांग्रेस प्रवक्ता है। नितिन, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अनुपम जेटली जी हमारे साथ जुड़े हैं, विषय विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है अनुपम जी डिबेट में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत इस चर्चा की प्रताप राव जी आपसे ही करते हैं। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया घुसपैठियों को लेकर और घुसपैठियों को लेकर जो उनका रुख है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीएसएफ पर सवाल उठा दिया, जो कि निगरानी लगातार बॉर्डर पर मजबूती से रखती है। हम ममता बनर्जी के पिछले राजनीतिक इतिहास को देखें तो वो इस तरह के कारनामों को करने के लिए ही खोके आते हैं। क्योंकि जो बांग्लादेशियों का खुलकर सपोर्ट करने वाले मुख्यमंत्री हैं, हम जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के जो चारों सीमांत जिले हैं पूरी तरह से मुस्लिम बहुल बन चुके हैं, घुसपैठिया बहुल बन चुके हैं। मुस्लिम बहुल ही नहीं, घुसपैठिया बहुल बन चुके हैं। वहाँ अब सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1-1.5 दशकों में मुस्लिम आबादी किस तेजी से बढ़ी है। अब देखिए, बीएसएफ, उनका कहना है कि बीएसएफ घुसपैठ करा रही है, लेकिन उनको वापस भेजने से कौन रोकता है? क्यों ममता बनर्जी की सरकार उनके आते ही पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती हैं? उनके सारे कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, उनके मतदाता कार्ड बनते हैं, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया ममता बनर्जी की सरकार करती है। ममता बनर्जी को यह है कि वहाँ जो इस तरह के घुसपैठिए आते हैं वही उनकी सरकार को बनाए हुए हैं लंबे समय से। ये पश्चिम बंगाल में एक खेल जो है लंबे समय से खेला जाता रहा है कि घुसपैठियों को लाकर, बांग्लादेशियों को लाकर यहाँ अपनी सरकार को बचाने और बनाने का जो खेल है वो देश के लिए बड़ा खतरा बन गया है। आज पश्चिम बंगाल एक ऐसा जैसे कहा उन्होंने नर्सरी बन गया है। निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल के सहारे जयपुर में, मैं आपको जयपुर में बताता हूँ, जयपुर में तो मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने 4 साल तक लगातार इसकी रिपोर्टिंग की बांग्लादेशी घुसपैठियों की। और मुझे खुद को मालूम चल जाता था कि कब कहाँ कितने लोग आने वाले हैं सारी। लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि वो वोट बैंक है, वो वोट देते हैं। क्योंकि मुसलमान जो है वो वोट बैंक है, इस तरह से लेकर वो घुसपैठियों को यहाँ लाते रहे। और हम जानते हैं कि जब जयपुर के दंगे हुए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का कितना बड़ा हाथ था। करियर के तौर पे उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की, सारे के सारे जो बम इम्प्लांट किए गए वो उनके सहारे से किए गए, ये सब लोग जानते हैं। जो
प्रदेश में जो बड़ी लूट डकैती होती है उसमें बांग्लादेशी किस तरह से लिप्त होते हैं ये भी जानते हैं। और यही नहीं, अब तो रोहिंग्या भी आ गए। श्वेता, रोहिंग्या तो बहुत खतरनाक है। रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार के हैं। म्यांमार में ही उन्होंने आतंक फैलाया तो वहां के लोगों ने भगा दिया और बांग्लादेश ने अपने यहाँ बुलाकर और पूरे भारत में सप्लाई कर दिया और वहां जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में भी उनको काट दे दिए गए। जब और ये खतरनाक भी है, लेकिन बीजेपी पर सवाल, बीएसएफ पर सवाल, ये झूठ बोलने की एक आदत और अपने आप को कैसे बचाया जाए। केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा अपने आप को जब बीएसएफ रोक रही है, बीएसएफ जब इस तरह की कार्रवाई को करने से रोक रही है तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा करने की आदत इस जो महिला की हमेशा रही है। वो जब भी उनके ऊपर इस तरह से खतरा मंडराता है तो वो नाटक करके इस तरह के, और वो एक बताना चाहती हैं कि नहीं, मैं जो हूं मैं सही कर रही हूं। देखिए, वास्तविकता यह है कि बंगाल आज घुसपैठियों के कारण बहुत बुरी दिशा में आ गया है। अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ और रही है। इसलिए इसका इलाज करना भी जरूरी। नितिन सारस्वत, वोट बैंक की राजनीति क्या इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? अब ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, कटघरे में बीएसएफ को खड़ा कर रही हैं, केंद्र सरकार को खड़ा कर रही हैं, क्या उनके खुद की जवाबदेही नहीं बनती कुछ? देखिए श्वेता जी, आज जो आपने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया है उसके लिए मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूँ। आप जब किसी एक बयान से लेकर इस इतने बड़े मुद्दे को अगर इसको आप खत्म कर देंगी तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। मैं सबसे पहले ये बात रखना चाहता हूँ इस देश के सामने और राजस्थान की जनता के सामने, अगर इस देश के अंदर घुसपैठी है, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता और उनके नेता लगातार कहते हैं मंचों से कि इस देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जाके चेक करना चाहिए कि देश में अगर घुसपैठी आएंगे इंटरनेशनल सीमा से तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है। खुद देश का गृह मंत्री, अगर एक जो अभी मैं झारखंड में आपने सुना था कि वो एक लैंड लॉ, मतलब उसका किसी भी इंटरनेशनल नेशन से कोई उसकी बाउंड्री टच नहीं होती है, वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, केवल स्टेट से घिरा हुआ है, और वहां पे वो बोले कि क्या नाम से घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है जो अभी चुनाव के दौरान, और उससे एक साल पहले बोलते हैं कि देश में जब से नरेंद्र मोदी आए घुसपैठी हमने बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी है। देखिए बयान, घुसपैठ से मुक्त कराने का काम कर दिया है, और उसके बाद में आज बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि घुसपैठ बढ़ गई है और इतने सारे घुसपैठी आ गए। तो आप एक बात तो समझिए कि इतने देश के इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो ये कितना खतरनाक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डिबेट में कितनी भी बातें कर ले, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दिया जिसमें पूछा कि कितने घुसपैठी है, आज ये संख्या बता रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता भी संख्या बताते हैं, लेकिन जब संसद में पूछते हैं तो संसद में जवाब देते हैं, आरटीआई में जवाब देते हैं कि उनकी संख्या को गिनना असंभव है और हमने कोई गिना भी नहीं, हमारे पास कोई संख्या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हैं कि घुसपैठियों के हैं तो सही, हम मान रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या को ना हम गिन नहीं सकते। मतलब अमेरिका गिन रहा है, अभी हमने देखा कि एक रिपोर्ट दी कि 90,000 लोग जो भारतीय वो सीमा को क्रॉस करते हुए पकड़े गए, जिसमें से 50% गुजराती है, जो हमने सबने रिपोर्ट्स भी देखी कि इस तरीके की जो स्थिति है। लेकिन यहां पे केंद्र सरकार कहती है कि घुसपैठियों की संख्या को गिनना ही संभव नहीं है। अब हम डिबेट किस बात पे कर रहे हैं? आप संभव ही नहीं बता रहे कि हम गिन ही नहीं सकते, और आप बातें कर ले चाहे बाहर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्या करोगे, आपने कहा कि हम तो गिन ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपने इतना बड़ा एक असम में मूवमेंट चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी को लागू कर दो, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुई, हम सब ने तमाम डिबेट की, वहां पे एक डेटा निकाल के लाए कि 40 लाख लोग अवैध घुसपैठी हैं। उसके बाद में सब लोगों ने हाई कोर्ट में जाके वहां पिटीशन दायर करने का था कि अपनी बात को रख सकते हैं। उसमें सोचिए आप 90% 1600 करोड़ रुपए हमने उसमें खर्च किए थे और 90% लोग दोबारा से रीइंस्टेट हो गए। मतलब कोर्ट ने उन्हें दोबारा से भारतीय करार दे दिया, और उसके बाद में कहा कि जो ट्रिब्यूनल बना था जिसने 40 लाख का ये आंकड़ा दिया है, इसकी आप जांच कीजिए ये किस तरीके से काम कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी बात जो आप डेली देखती हो, एक कोई हमारी नेबर से जो कि हमारा किस तरीके संबंध है वहां से आती हैं, रील बनाते हैं, तमाम मीडिया पहुंच जाता है, पता चलता है कि फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा लिए, और आज भी सोचिए सवाल यही तो कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है? सुनिए आज भी जो आप जिस पे बात कर रहे हैं ना, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि उसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या सामने आया है कि बहुत इजीली आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड कौन बनाता है? यूआईडीएआई बनाता है। वो किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के। चलिए, आपने जो सवाल उठाया, सुभाष जी हमारे साथ है, उनका रुख करूंगी मैं। ठीक है नितिन जी, ठीक है, आपने बहुत सारे आंकड़े रखे। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी,
क्या वाकई में चिंता पश्चिम बंगाल की जनता की है? घुसपैठियों को लेकर जो वहां के राज्य का, वहां के लोगों का नुकसान हो रहा है, उसको लेकर है। ममता बनर्जी, दो सवाल है। ममता बनर्जी का जो ये बयान आया जिसमें बीएसएफ और केंद्र पर वो सवाल उठा रही है, इसे लेकर क्या वाकई में अगले साल चुनाव है, उसी लिए ये पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है? और दूसरा अहम सवाल कि कैसे एंटर करते हैं, क्या वाकई में सुरक्षा में कहीं सेंध है? और अगर ये आ भी जाते हैं तो इनके आधार कार्ड वगैरह कैसे बन जाते हैं इतनी आसानी से? और वहां मेरी बात भी हुई, उन लोगों का कहना है बीएसएफ की तरफ से कि 10-10 आईडी कार्ड इन लोगों के पास रहते हैं। आप नहीं पहचान सकते कि ये पश्चिम बंगाल के हैं या फिर ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। राइट, सो आपने पूरा एक प्रोसेस के बारे में पूछ लिया मुझसे। बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि होमलैंड सिक्योरिटी जो है वो स्टेट के उसमें आती है, स्टेट का परव्यू होता है। और ममता बनर्जी जहां तक है वो बच नहीं सकती हैं ये कहकर कि बीएसएफ यहाँ लापरवाही कर रही है या बीएसएफ ब्राइब लेके पास करा रही है। आ रहे हैं लोग, इंट्रोड्यूस आ रहे हैं, ये हो नहीं सकता है कि होमलैंड सिक्योरिटी होते हुए कोई बाहर से आ जाए, क्योंकि बॉर्डर तो आकर आज आप राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान में हमारे पास बीएसएफ भी है, लेकिन राजस्थान में हमारी पुलिस भी है, हमारी स्टेट का जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो भी है, हमारी जैसलमेर में, जोधपुर, बीकानेर में जो पोस्ट है वो भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। असल में प्रॉब्लम यह है कि देश की आजादी जिसको आप कहते हैं 1947 में, 1947 अगस्त, देन अक्टूबर 1947 में हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अटैक पाकिस्तान की तरफ से कराया, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा बेसिकली कोई प्रोवोकेटिव रहा ही नहीं, हमारी कोई प्रायोरिटी रही नहीं। आज तक आप देखिए वही पोरस बॉर्डर अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, आतंकवादी अभी भी घुस रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो पीओजेके है, पीओजेके की और हमारी जो बाउंड्री मिली हुई है उसमें पोरस बाउंड्री है, अभी भी आराम से घुस जाते हैं लोग। ऐसा ही हमारे राजस्थान में, ये तो भला हो कि कुछ रिजीम्स ऐसी आई, अटल जी जैसी रिजीम आई जिन्होंने वहां पर बड़ा काम किया है, लेकिन आज भी देश की बहुत सारी बॉर्डर्स के मामले में हम बड़े लापरवाह हैं। असल में भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनको हम छोटे भाई की तरह मानते हैं कि क्या कर लेंगे, हम कभी भी इनको कर देंगे। हमारे यहाँ पुरानी कहावतें हैं कि भारत वाले तो जाके वहां कुल्ला भी करेंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। इस तरह से हम लापरवाह हैं बेसिकली। तो हमारा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 51 है केवल, जो हमारी विदेश नीति बनाता है, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्णय लेने की क्षमता है कि बॉर्डर्स पर क्या करना है। लेकिन जो राज्य लगे हुए हैं, जिन राज्यों का वहां बॉर्डर है खुद की, उनकी क्या हाल है उनके पास। मैं आपको एक मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात बताता हूं। अमिताभ गुप्ता राजस्थान के डीजीपी बने, उन्होंने मुझसे बात की कि ये जो आर्टिकल्स आपने लिखे हैं ये इनकी क्या सच्चाई है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। देन हमने काम किया और उस काम का नतीजा ये निकला कि आडवाणी जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे और अमिताभ गुप्ता वो फाइल्स लेके गए, वो कतरन लेके गए अखबारों के, जिसमें हमने लिखा कि स्थितियां क्या हैं और हमारे बॉर्डर के थानों की क्या स्थिति है, अपराधियों की क्या स्थिति है। और उस वक्त 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान की पुलिस को मिला, जिसमें कि राजस्थान की पुलिस का सारा रेनोवेशन हुआ, जिसमें आपके आज सामने है, थानों की बिल्डिंग्स बनी हैं, सब कुछ बहुत नवीनीकरण हुआ, गाड़ियां खरीदी गई। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारा राजनीतिक जो परिदृश्य है, बेसिकली हमारे यहां पर कोई भी पार्टी रूल करने आए उसको कांग्रेस बन जाना पड़ता है। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट बहुत कहते आए हुए हैं, क्योंकि हमने जो 1947 में पॉलिसीज ली हैं उसमें उस वक्त भी हमने ये नहीं सोचा है कि हमको किस तरह का देश बनाना है, किस तरह की डेमोग्राफिक स्थिति रखनी है। आज भी हमारे यहाँ जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, जो रिलीजियस स्थिति है, वो सबसे बड़ा काम हो रहा है। नेपाल में जिस तरह से आईएसआई का नेटवर्क बढ़ा है और जिस तरह से चाइनीज पैसा लगा, उसमें आप देखिए कि नेपाल में वहां जो अकेला हिंदू राष्ट्र था, जो कि पूरी की पूरी जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम की स्थिति बनाए हुए था, वो आपने डिसमेंटल करवा लिया। आपके पड़ोस में आप कुछ नहीं कर पाए, जबकि आपका वो ब्रदरइन कंट्री था। और आजादी के टाइम में नेपाल के महाराजा आए थे, उन्होंने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा कि मुझे आप मिला लो, लेकिन हमने लापरवाही की और स्थिति यह बनी कि वहां आईएसआई का गढ़ हो गया है। और आईएसआई का गढ़ होने के साथ में बॉर्डर की स्थिति आज ये है कि आज नेपाल में डिमांड ये उठने लग गई है कि भारत के कुछ जो जिले हैं उनकी डिमांड उठने लग गई है। ऐसा ही भूटान के साथ हमने किया हुआ है। तो हमारी जो पॉलिटिकल विजडम है, पॉलिटिकल जो हमारी सोच है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है उस बात से कि हमें कांग्रेस जैसा एक व्यवस्था बना के रखनी है। अब आप देखिए, ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शायद, ये कह रहे थे, ये बात सच है। 11 साल से केंद्र में एक सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार बनती है, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करती है। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिखाया जिसमें कहा कि हम बॉर्डर पे अब कंट्रोल कर चुके हैं, तो फिर बाद में क्या चिल्ला पाव मच रही है। 11 साल में भी अंग्रेज आया, 1857 में दिल्ली को फतह किया और 1861 में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट सारे लागू कर दिए।
मात्र 3 साल में। सो विल पावर कहां है हमारी? हमारी विलिंगनेस है ही नहीं। पॉलिटिकल जो हमारा डिस्कोर्स है उसको करेक्ट करने की हमारी कोई लालसा ही नहीं है। किसी तरह से हम दिखाना ही नहीं चाहते कि हम कोई राइट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विजडम की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव और वोट बैंक और जीत यहीं तक ही सीमित रह गया है बात यहाँ ये है साहब कि हमारा शुरू से जो दृष्टिकोण रहा है वो भारत को मजबूत करने में कम और राशन डिस्पेंस करने में ज्यादा, गरीबी हटाने में ज्यादा। राष्ट्र के तौर पर हमने एक अवधारणा ली नहीं, कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि कोई मजबूत राष्ट्र की हम बनावट कर सकें। आप देखिए जरा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 में आता है, 1968 में। आप सोच सकते हैं कि कोई देश बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए अपना एक्ट 47 के बाद 68 में ला रहा है। इट्स आयरनी। और 1965 में, वो तो भला हो 1965 में पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक किया, तब जाके आपके होश ठिकाने आए, तब आपने बॉर्डर सिक्योरिटी का फैसला लिया। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो शायद आज तक आप होता ही नहीं है। ठीक है, और बहुत से उदाहरण भी, और इसलिए कि तब से अब में अगर बदलाव है, मजबूती की बात की जाए तो वो नजर नहीं आती। और ठीक कहा आपने कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या वाकई में उतने गंभीर हम हैं या वो नजर आना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं नजर आता। अनुपम जेटली जी हमारे साथ लगातार बने हुए विषय विशेषज्ञ। अनुपम जी, सिक्योरिटी को लेकर पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कई अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी के बयान आने के बाद इसलिए भी चर्चा हो रही क्योंकि कटघरे में सवाल यहाँ बीएसएफ पर खड़ा किया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, और वहां बॉर्डर पर कह रहा है कि कई ऐसे एरिया है, कई जगह जहां फेंसिंग ही नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, वो बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि कौन बांग्लादेशी है या फिर कौन पश्चिम बंगाल का है। ये स्थिति क्यों बनी है? क्या वाकई में इस पर मजबूती से लगाम लगाने की नीयत नहीं है, कोशिश नहीं है, या सिर्फ राजनीतिक फायदे के तौर पर ही इस मुद्दे को लिया जा रहा है? नमस्कार सारे श्रोताओं को जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे किसी तरीके से किसी पार्टी विशेष की तरफ से कुछ बोलना है, मगर मैं तथ्य सामने रखूंगा जी। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 1974 में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, फिर 2011 में प्रोटोकॉल साइन हुआ। अलग अलग प्रधानमंत्री थे, एक में इंदिरा जी थी, एक में मनमोहन जी थे। और फिर जून 6, 2015 को मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया, जिसमें 111 एन्क्लेव जो बांग्लादेश के हिंदुस्तान के बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर थे, वो हमने उनको दे दिए। कुल 17,000 एकड़ से ऊपर जमीन थी। और बांग्लादेश के 51 कुल एन्क्लेव जो हमारी जमीन में थे, हमने वो लेके स्वीकार किया और कुल 7,000 एकड़ जमीन लेके स्वीकार किया। मामला यहाँ सुलझना था, बॉर्डर रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन के अलावा अब सीधा हो जाना चाहिए था। अब 4,100 के करीब किलोमीटर का बांग्लादेश और हिंदुस्तान में बॉर्डर है, और ये 5 जो है वो हिंदुस्तान के प्रांतों से जुड़ा हुआ है। 3,100 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर फेंस है, मतलब इतने बड़े बॉर्डर में से किसी के आने जाने पर पाबंदी है, बिना इजाजत के कोई नहीं आया जा सकता। अब बचा कुल मिलाकर 110 के करीब किलोमीटर का बॉर्डर, जिसमें से 963 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में है और 50 किलोमीटर साथ लगे कूच बिहार में। ये तमाम नदियां हैं, जंगल है, पहाड़ियां हैं, जिनमें फेंसिंग होना नामुमकिन है। और डिसाइड हुआ था 1974 में कि नदियों के बीच की रेखा ली जाएगी, मगर नदियां अपना कोर्स बदलती रहती हैं कई कारणों से, जो कि सबको विदित है। तो ये बॉर्डर वहां कभी सीधा हुआ ही नहीं। दूसरी बात, ये कहना कि बीएसएफ अपना काम नहीं कर पा रही उचित नहीं है। इसमें जो मसला है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है मेरी नजर से। 14 साल में अब एकाएक हमने क्यों ये मुहिम शुरू करी? जब शेख हसीना का सरकार गिरी, उसके बाद से हम क्यों जागे? क्योंकि बांग्लादेश हमारे कुछ खिलाफ होता नजर आया, और 15 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान की फौज को बुलाया और अपनी फौज की ट्रेनिंग शुरू कराई। अब डर यह है कि पाकिस्तान की फौज जब वहां ट्रेनिंग करेगी तो वहां आईएसआई आएगा और बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर जो खुले हुए हैं वहां से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये नी जर्क एक्शन है। ऐसे ही एक्शन पहले हमने रोहिंग्या के खिलाफ लिया असम में कितने साल पहले, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और 31
दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 5000 लोगों को स्क्रीन किया और कुल 30 को आइडेंटिफाई किया डिपोर्टेशन के लिए। क्या परसेंटेज है आप खुद देखिए, 1% भी नहीं है। तो हो हल्ला जितना है काम जमीन पर उतना नहीं अनुपम जी, लेकिन जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा किसकी बनती है, क्योंकि सब एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। ये जो घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, घुसपैठ इतनी ज्यादा हो रही है और वो निवासी होते जा रहे हैं, उनके पास पूरे आई कार्ड्स हैं जो यहाँ पर भारतीय या देश में रहने वाले लोगों के पास होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये घुसपैठिए हैं या फिर यहीं के रहने वाले हैं? और इसलिए भी ये बड़ी मुश्किल होती है। तो जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए, ये किसकी वजह से है? ऐसा है कि हमने तकरीबन हिसाब लगाया जब ये इनक्लेव का आदान प्रदान हुआ कि 13,000 लोग जो कि बांग्लादेश एनक्लेव में चले गए वो हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार करेंगे, मगर कुल 968 लोग आए। हमारा सर्वे और अनुमान दोनों गलत निकला। इन लोगों के लिए कैंप बनाए गए कूच बिहार और आसपास के एरिया में, मगर इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी थी, इनको जो प्रोटोकॉल तय किए गए थे सुविधाएं देने के लिए, वो अब तक नहीं मिले। तो लोगों का आना जाना लगातार जारी है। बॉर्डर की सिक्योरिटी और सुरक्षा की सिक्योरिटी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जिम्मेदारी है। कितनी भी सख्त और कड़ी जमीन हो, उससे हाथ नहीं झाड़ा जा सकता कि अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, और यही पॉइंट सुभाष जी ने भी उठाया, अनुपम जी ने भी कहा। प्रताप राव जी, इसका जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी तो समझना होगा। एक दूसरे पर सिर्फ सवाल उठाने से या एक दूसरे पर आरोप लगाने से ही समाधान नहीं निकलने वाला, मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। हाँ प्रताप जी, श्वेता, जिस तरह से सुभाष जी ने कहा, ये समस्या जो है, ये बॉर्डर को लेकर हमारी जो चेतना है वो लंबे समय बाद आई। 68 में तो कानून बना, जैसे उन्होंने कहा, और जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद ही बॉर्डर को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर सीरियसनेस, क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूं कि बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े लंबे आंदोलन चले, उन आंदोलनों में भाग लिया कभी भी किसी सरकार ने, क्योंकि एक वोट बैंक नज़र आता था। और जिस तरह से इन्होंने बताया अभी कि बॉर्डर की फेंसिंग भी तब शुरू हुई जब अटल जी ने इसको सीरियसली लिया, और बॉर्डर की फेंसिंग से बहुत घुसपैठ रुकी। अब मैं तीसरी बात बताता हूं कि कैसे बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए, ये हमारे लिए समस्या है। लगभग अभी देश में 3-3.5 करोड़ घुसपैठिए हैं, ऐसा तमाम तरह के आंकड़े लोग कहते हैं, लेकिन उनको बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी पहचान पत्र बन चुके हैं, वो यहाँ के नागरिक हो चुके हैं, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ जन्म ले चुकी हैं। तो कैसे किया जाए, उसके लिए एक एनआरसी लाने की कोशिश हुई। उस एनआरसी का हम जानते हैं कि किस तरह से असम के लोगों को भड़काकर विपक्षी पार्टियों ने किस तरह से हाल किया, वहाँ कितने बड़े आंदोलन हो गए, वहाँ किस तरह का माहौल बना, कैसे ममता बनर्जी ने भी उसका विरोध किया, कहा कि आप बंगालियों को निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी घुसपैठियों की बात आती थी तो उन शरणार्थियों को भी शामिल कर दिया जाता था जो वहाँ परसिक्यूशन के कारण, वहाँ प्रताड़ना के कारण, वहाँ अत्याचार के कारण उस देशों को छोड़कर यहाँ आए थे, यानी कि वो हिंदू थे। तो हिंदुओं को भी घुसपैठियों के रूप में मानने की जबरदस्त दबाव बनाया जाता था। बेसिकली इसमें असली बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल विल सबकी मिलकर नहीं होगी, क्योंकि दूसरे देश का मामला है और दूसरे देश का मामला है, तो पॉलिटिकल जब तक हम एक राय में खड़े नहीं होंगे, कोई भी सरकार, लेकिन इस सरकार की पूरी मंशा तो है कम से कम 10, 11, 20, 25 जितने भी हैं उनको निकालकर डिपोर्ट तो करने की, लेकिन कांग्रेस की सरकार में तो एक भी डिपोर्ट नहीं होता था, पकड़ा नहीं जाता था। जब हम नितिन जी, क्योंकि देखिए आरोप लगाना आसान है, लेकिन किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकलने के लिए आगे आना उतना ही मुश्किल है। देखिए श्वेता जी, कितनी क्या होना चाहिए, क्यों ना इस पर फोकस किया जाए जी। बिल्कुल श्वेता जी, में कितनी बड़ी बात है, इतनी सारी बातें कही गई। आप 10 साल बाद में हलफनामा देके कहते हो कि हम गिन नहीं सकते, अमेरिका गिन रहा है, हम गिन नहीं सकते। एनआरसी के लिए अभी प्रताप राव जी ने झूठ बोला, मेरे साथी भी बता सकते हैं कि खुद मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है पूरे देश के लिए एनआरसी लाने का, खुद उनका बयान है। आप कहे तो अभी जैसे अमित शाह जी का चला के सुनाया वैसे सुना सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के आके केवल आपको 11 साल हो चुके केंद्र सरकार बोर्ड ने तय किया था, उसका ही विरोध किया आप लोगों ने। आज मुसलमानों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए आपको एनआरसी भाती नहीं है, आप केवल मुस्लिम वोटों के चक्कर में असम में एनआरसी
तो ये वाली बातें कह रहे हैं। आप एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि सबको मुक्त कर दिया गया है और आज कह रहे 4 करोड़ का घाटा है और खुद गृह मंत्रालय कह रहा है हमारे पास घाटा नहीं है। जब एनआरसी की मंशा से उसका कैसे विरोध किया? ये इस तरीके की मंशा है, ये एक्सपोज होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। सुभाष जी फाइनल कमेंट चाहिए, सुभाष जी फाइनल कमेंट, क्योंकि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, क्या किया जा सकता है? अभी जेटली जी कह रहे थे शेख हसीना वाजेद के बारे में। शेख हसीना वाजेद हो चाहे खालिदा जिया हो, जब हमने बांग्लादेश बनाया था, आप देखिए जरा, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में हम कहते हैं बंग बंधु है, हमारा भारत का दोस्त है, सेक्युलर आदमी है। सेक्युलर आदमी कहां था? इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनाया उसने रिलीजियस फैनेटिज्म को कहीं दूर तक, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल गले में ओढ़े रखा। तो कट्टरपंथ इतना जबरदस्त हमारे पड़ोस में, और वो कट्टरपंथ थोड़ा सा हमने न्यूट्रलाइज किया। शेख मुजीबुर रहमान को एक सेकुलर और थोड़ा सा सबमिसिव फेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से अब वहां यूनुस के साथ में काम चल रहा है, वो सही कहा जेटली जी ने, आईएसआई का और पाकिस्तानी फौज का वहां काम। और अभी जैसा कि प्रताप राव जी कह रहे थे, जो प्रोसिक्यूशन है अभी तो हमने देखा नहीं है। 1970 में जो प्रोसिक्यूशन हुआ उसका चौगुना प्रोसिक्यूशन बदला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान का डीप स्टेट भारत के हिंदुओं से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने एक पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग स्टेट बना दिया, एक अलग देश बना दिया। ये बदला वो लेने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं, और इसमें चाइनीज पैसा, चाहे पाकिस्तान को कुछ भी करना पड़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन जाए, चाहे ग्वादर पोर्ट जाए, चाहे बलूचिस्तान पूरा जाए, चाहे मिनरल्स जाए, चाहे रिसोर्सेज जाए, कुछ भी जाए, लेकिन जब तक वो बांग्लादेश को पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनवा लेंगे, तब तक वो भारत का बदला उनका पूरा नहीं हो रहा। दूसरी बात, कट इनटू 1000 पीसेस ऑफ इंडिया जो थ्योरी है वो उनकी लगातार जारी रहेगी। ये रिलीजियस जो फैनेटिज्म है हमारे पड़ोस में दोनों तरफ है, और इसमें चाइना का पैसा है। चलिए ये बात, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बेहद खास मुद्दा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बंगाल मॉडल ही नहीं है, अब हम घुसपैठियों को लेकर बात करते हैं तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, घुसपैठिए यहाँ पर आ रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब की एंट्री होती जा रही है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये सोचने की जरूरत है। आप दूसरे मुद्दे पर थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की हो, बॉर्डर सिक्योरिटी की हो, तो उसमें बेहद गंभीरता नजर आनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उसमें खासतौर से वोट बैंक को तो दरकिनार कर देना चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए अगर आप सब इनकी एंट्री लाएंगे और इनको अपना सदस्य बनाते जाएंगे, निवासी बनाते जाएंगे अपने राज्य के, और सिर्फ इसलिए कि वो वोट दे, तो ये आपके लिए भी खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है, और कम से कम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की यहां पर जिम्मेदारी किसी की नहीं। यहां पर किसी को भी ये नहीं कह सकते कि अपने फायदे के लिए आप ऐसा खेल भी खेले, और इसलिए सोचने की जरूरत है। ना सिर्फ इसमें केंद्र सरकार, ना सिर्फ इसमें राज्य सरकार या बीएसएफ भी अपनी ड्यूटी निभा रही, तो आप किसी पर भी ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सोचने की जरूरत जरूर है कि क्या वाकई, जिस तरह से सुभाष जी ने भी यहां पर बात कही कि सुरक्षा को लेकर आप बात करेंगे, और ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके बैठे रहे और हमारे दुश्मन देश वो कर जाए जो शायद आप सोच भी ना पाए, और इसलिए वक्त रहते जागने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंगाल में तो सब फेक है, आधार कार्ड फेक है, एपिक कार्ड फेक है, सब फर्जी है। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया, और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही है।